नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम विद देवेंद्र सर में। आज हम नवपाषाण काल का अध्ययन करेंगे। नवपाषाण काल को न्यूलिथिक एज भी कहते हैं और ये जो कालखंड है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पर आप देखेंगे और इन परिवर्तनों को ही दृष्टिगत रखते हुए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि मैंने बताया आपको, नवपाषाण काल को न्यूलिथिक एज भी कहते हैं और न्यूलिथिक जो शब्द है सर्वप्रथम जॉन लुबाक नामक जो व्यक्ति है उसने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इसका उल्लेख किया था, न्यूलिथिक शब्द का। ठीक है, फिर अगले विद्वान है गार्डन चाइल्ड। तो गार्डन चाइल्ड नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति के नाम से संबोधित करते हैं और इसको एक अन्य नाम भी देते हैं, अन्न उत्पादक संस्कृति भी इसको कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है दोनों को कि भाई न्यूलिथिक शब्द किसने जो दिया है या फिर नवपाषाण काल के लिए नवपाषाण क्रांति शब्द किसने दिया है। ठीक है, तो देखेंगे नवपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कहाँ से मिलती है। तो 1860 में ली मेश्यू रियर नामक एक व्यक्ति हैं, वो उत्तर प्रदेश के जो टोंस नदी घाटी में एक पालिशदार सेल्ट उपकरण को प्राप्त करते हैं और यहीं से नवपाषाण काल के बारे में जानकारी मिलना शुरू होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। फिर देखेंगे कि विश्व स्तर पर नवपाषाण काल की शुरुआत देखें तो 9000 ईसा पूर्व मानी जाती है, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो इसकी जो शुरुआत है वो 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये ध्यान रखना है इसको। एक क्वेश्चन जो है पीएचडी के एंट्रेंस में पूछा गया है कुमाऊं यूनिवर्सिटी के, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से उसने पूछा था। फिर देखेंगे इस कालखंड की कुछ विशेषताएं हैं। तो क्या विशेषताएं हैं? तो पहली विशेषता अगर देखें आप, पॉलिशदार घर्षित उपकरणों की प्रधानता। क्या होगा इस कालखंड में, उपकरण जैसे मध्यपाषाण काल में जैसे बन रहे थे उसी तरीके के उपकरण यहाँ भी दिखाई देंगे, लेकिन क्या होगा उनको घिसा जाएगा और घिसकर किस तरीके से हो जाएंगे, चमकीले हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा उनकी जो शार्पनेस है, पैनापन बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाएगा। ठीक है, तो पालिशदार और घर्षित उपकरणों की प्रधानता रहेगी। साथ ही इस कालखंड में जो उपकरण मिलेंगे वो ज़्यादातर या तो कृषि कार्य से संबंधित उपकरण होंगे या फिर अगर आप देखेंगे बढ़ईगिरी से संबंधित होंगे, है ना। बढ़ईगिरी यानी कि लकड़ी के काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको बढ़ई बोलते हैं। तो ये जो प्रमुख उपकरण है वो कौन से, कृषि कार्य से संबंधित या बढ़ईगिरी से संबंधित होंगे। जैसे पॉलिशदार कुल्हाड़ियाँ इस कालखंड के जो उपकरण, छेनी है और बसूला है, इसको ध्यान रखना है। फिर देखेंगे इस कालखंड की एक अन्य विशेषता है अग्नि का उपयोग। अग्नि का उपयोग एक क्रांतिकारी परिवर्तन को जन्म देता है। जैसा कि आप जानते हैं अग्नि का जो आविष्कार है, उसकी जो खोज है पुरापाषाण काल में हो जाती है, लेकिन मानव द्वारा अग्नि का उपयोग नहीं किया जा सका उस समय। और यहाँ देखेंगे नवपाषाण काल में आके अग्नि का उपयोग शुरू हो जाता है। अग्नि का उपयोग न केवल कच्चे मांस को पकाने के लिए, बल्कि जो मिट्टी के बर्तन हैं, जो कुम्हार के चौक के माध्यम से जो मिट्टी के बर्तन बन रहे थे, तो उनको पकाने के लिए भी इसका यूज़ हो रहा था। साथ ही साथ आप अगर देखेंगे कि जो वनस्पतियां हैं, जो झाड़ियां हैं, उनको जलाने के लिए भी अग्नि का उपयोग किया गया, या कह सकते हैं उसका प्रयोग किया गया। ठीक है, फिर देखेंगे इस कालखंड की एक अन्य विशेषता है जो इसको जो अन्य दो कालखंडों से अलग करती है, वो है कृषि कार्य की शुरुआत। यहाँ देखेंगे कि मानव के द्वारा कृषि कार्य शुरू हो जाता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो आदि मानव है वो एक खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की भूमिका में नजर आता है। फिर देखेंगे यहाँ पर कुम्हार के चौक का आविष्कार होता है ना। कुम्हार के चौक का आविष्कार यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, और कुम्हार के चौक का आविष्कार किस लिए होता है, बर्तन बनाने के लिए, है ना, मृत भांड, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कृषि से संबंधित जो उपज होगी तो उस उपज को यानी कि अनाज को रखेंगे कहाँ पर, तो उसके लिए बर्तन बनाने शुरू हो जाते हैं। और इस तरीके के जो बड़े पैमाने पर जो मृत भांड बनते हैं वो किस तरीके के मृत भांड होते हैं, वो काले और लाल मृत भांड होते हैं इस कालखंड के, है ना। इसको बोलते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर। जैसा कि आप जानते हैं कि काले और लाल मृत भांड क्यों कहा जा रहा है, दरअसल में जो यहाँ मिट्टी के जो बर्तन बन रहे थे तो उनको उल्टा करके क्या है, आग से उसको सेका जाता था या अग्नि से उसको पकाया जाता था। तो जो अंदर का हिस्सा होता था वो काला रहता था और बाहर जो होता था कैसा, लाल रंग का रहता था, इसलिए इसको काले लाल मृत भांड कहा गया है। फिर देखेंगे आप इस कालखंड की एक अन्य विशेषता भी है, स्थायी जीवन की शुरुआत हो जाती है। क्यों होती है? जैसा कि आप जान रहे हैं कि आदि मानव
पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में खानाबदोश जीवन जीता है। लेकिन अब क्या है कि जो उसकी जो खाद्य जो संग्राहक की भूमिका है वो बदल जाती है, वो क्या हो जाता है, खाद्य उत्पादक की भूमिका में आ जाता है, यानी कि अनाज उपजाने लगता है। तो अब उसको इधर उधर जो खानाबदोश जीवन जीने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो उसकी भोजन सामग्री की जो चिंता थी वो यहाँ ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर देखेंगे इसी वजह से स्थायी जीवन की यहाँ पर शुरुआत होती है। जब स्थायी जीवन की शुरुआत होती है तो आप देखेंगे कि आवासीय बस्ती जो है बनना शुरू हो जाती हैं, और आवासीय बस्ती जब बनती हैं तो उससे परिवार की जो अगर आप देखेंगे अवधारणा वो आती है। उसके बाद एक जो पूरी तरीके से यहाँ पर क्या है, जनसंख्या वृद्धि भी दिखाई देने लगती है, और स्थिर ग्राम समुदाय की यहाँ पर स्थापना होती है। ठीक है, तो यहाँ ग्राम समुदाय का भी उद्भव होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस विशेषताओं को। अब देखेंगे कि नवपाषाण काल से समृद्ध प्रमुख स्थल कौन कौन से, जहाँ से नवपाषाण कालीन जो है साक्ष्य मिले हैं। तो पहला है मेहरगढ़, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये स्थल और बहुत ही चर्चित स्थल है। ये बोलन नदी घाटी पर है ना, बोलन नदी घाटी के किनारे है, या उसको कह सकते हैं कि बोलन नदी घाटी में स्थित एक स्थल है, और ये बलूचिस्तान प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ पर स्थित है। यहाँ देखेंगे प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मिलती है यहाँ पर, और कृषि का साक्ष्य मिलता है यहाँ पर। ठीक है, गेहूँ और जौ के रूप में, है ना, गेहूँ की प्रजाति मिलती है और जौ। ठीक है, फिर है भैंस पालने का साक्ष्य मिलता है, प्राचीनतम साक्ष्य भैंस पालने का यहीं मिलता है। और यहाँ पर देखेंगे कपास उत्पादन का भी साक्ष्य मिलता है। आप देखेंगे जो कपास उत्पादन है पूरे विश्व में सबसे पहले कपास उत्पादन जो है मेहरगढ़ में ही शुरू हुआ था। ठीक है, फिर देखेंगे चौक द्वारा, कुम्हार के चौक द्वारा मिट्टी के बर्तन का निर्माण यहाँ पर होता है, और तांबे के गलाए जाने का साक्ष्य मिलता है। हालांकि तांबा जो प्रथम धातु है जिसको मानव ने जो है प्रयोग में लाए, मानव उसको तांबा नामक धातु को, और ये तांबा जो धातु है आप ताम्रपाषाण काल में इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मेहरगढ़ में नजर आती है। यहाँ एक ध्यान रखना है कि कृषि का प्राचीनतम जो साक्ष्य है, अब उसकी अगर देखें नवीन शोध के अनुसार तो उसका जो है स्थल बदल चुका है। देखेंगे कि लहुरादेव एक जगह है, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर तो वहाँ नवीन शोध के अनुसार यहाँ से क्या है 9000 ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के अवशेष मिले हैं। जबकि जो मेहरगढ़ में अगर जो कृषि का साक्ष्य मिला है वो कितना पुराना है, वो है 7000 ईसा पूर्व का है। तो इससे पुराना कौन सा हुआ, लहुरादेव वाला हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कृषि सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, लहुरादेव में शुरू हुई। ठीक है, और कौन सी जो फसल थी, चावल थी। जैसे कि आप जानेंगे कि ऐसा किताबों में दिया गया है, चूँकि इससे पहले लहुरादेव के बारे में चर्चा नहीं होती है, तो उसमें दिया गया है कि चावल की सर्वप्रथम कृषि भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहाँ शुरू हुई, तो आता है कोल्डी हवा। लेकिन अब ये जो स्थिति है बदल गई है। अगर अब क्वेश्चन आएगा कि भारत में सर्वप्रथम जो है चावल की जो है कृषि या खेती कहाँ हुई, तो कौन सा लगाना पड़ेगा आपको ऑप्शन, लहुरादेव लगाना पड़ेगा। ठीक है, कोल्डी हवा ये बेलन नदी घाटी इलाहाबाद में स्थित एक स्थल है। तो यहाँ पर 6500 ईसा पूर्व का क्या मिला है, चावल का साक्ष्य मिला है। तो ये ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला है। अगर ऑप्शन में मेहरगढ़ नहीं दिया है, लहुरादेव दिया है, तो लहुरादेव लगाना है। ठीक है, और अगर मेहरगढ़ और लहुरादेव दोनों दिया है तो भी हमें लहुरादेव को ही लगाना है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि चावल का साक्ष्य जो है प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, अगर ऑप्शन में आपको लहुरादेव दिया है, कोल्डी हवा भी दिया है, तो आपको लहुरादेव ही ऑप्शन को लगाना है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर लहुरादेव नहीं दिया और सिर्फ कोल्डी हवा दिया है तो कोल्डी हवा पे लगाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, बहुत ही ज़रूरी है इसको समझना। फिर आप देखेंगे एक शहर है जेरिको। जेरिको क्या है, पश्चिम एशिया में कृषि का यहाँ पर प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और ये कहाँ पर है, जेरिको फिलिस्तीन में है। समझ रहे हैं ना आप, जैसा कि आप जान रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन अभी जो है विवाद बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था, तो वहीं का एक स्थल है फिलिस्तीन का जेरिको। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि विश्व में सर्वप्रथम दीवार से घिरा ये शहर, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर किलेबंदी का प्राचीनतम साक्ष्य जेरिको से मिला है। ये क्वेश्चन जो है उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो है इतिहास विषय की जो परीक्षा थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई विश्व का प्रथम जो है दीवार से घिरा शहर कौन सा है, तो कौन सा है, जेरिको है। ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं, कुछ अन्य जो प्रमुख स्थल हैं जो है देखेंगे
किली गुल मोहम्मद और दमसादात। एक कोयटा घाटी पाकिस्तान में, यहाँ से क्या मिला है कि टोकरी की छाप वाले हस्त निर्मित यानी कि हाथ से बने हुए मृदभांड मिले हैं। कहाँ से? किली गुल मोहम्मद और दमसादात से। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। सरायखोला, ये पाकिस्तान में एक स्थल है। यहाँ से टेराकोटा के पहिए और खिलौने मिले हैं। टेराकोटा किसे कहते हैं इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। टेराकोटा होता क्या है? दरअसल में जो पकी हुई मिट्टी है उसको ही क्या बोलते हैं? टेराकोटा बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर आप देखेंगे बुर्ज होम। बुर्ज जो होम है वो झेलम घाटी जम्मू कश्मीर का एक स्थल है। ठीक है, और यहाँ पर आप अगर देखेंगे कि यहाँ आवासीय गड्ढा घर मिला है, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर घर को बनाया गया। चूँकि यहाँ पर क्या होता था, नवपाषाण काल के समय में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह गिरती थी, तो क्या होता था ज़मीन में गड्ढा करके उसमें क्या रहने के लिए निवास स्थान बनाते थे। ठीक है, उसको बोला जाता था आवासीय गड्ढा घर। ठीक है, फिर देखेंगे मालिक के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव ने जो है कुत्ता को ही सर्वप्रथम जो है पालतू जानवर के रूप में जो है उसको पाला। अगर कहेंगे कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया, तो यहीं पर देखेंगे आप मालिक के साथ कुत्ता दफनाए जाने का भी यहाँ पर साक्ष्य मिलता है बुर्ज होम में। फिर देखेंगे यहाँ पर लंबी गर्दन वाला पॉलिशदार ग्योब्यूलर जार भी यहाँ से मिलता है। फिर देखेंगे आगे गुफकराल है, ये भी झेलम घाटी जम्मू कश्मीर का एक स्थल है। गुफकराल का अर्थ क्या होता है? कुमार की गुफा। ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ से एक चीज़ मिली है कि हड्डी निर्मित जो है सुइयाँ मिली हैं। वर्तमान में जैसे आप देखते हैं कि सुई क्या होती है? लोहे की बनती है। यहाँ पर किसकी बनी है? हड्डी की सुई बनी है। और ये हड्डी की सुई का उपयोग जो है वस्त्रों को सिलने के लिए किया जा रहा था। तो यहाँ पर वस्त्र सिलने का भी साक्ष्य मिलता है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखें कि गुफकराल में मानव जो है वस्त्र जो है पहनने से परिचित हो गया था, यानी कि कह सकते हैं कि वस्त्र का निर्माण करने लगा था। चूँकि जैसा कि आप जानते हैं कि मेरगढ़ में भाई कपास जो है उसका उत्पादन होने लगा था, या कपास जो है उपजाने लग गए थे, तो यहाँ देखेंगे कि वस्त्र सिलने का भी यहाँ पर साक्ष्य नजर आता है गुफकराल में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। यहाँ से भी देखेंगे आवासीय गड्ढा घर मिला है। इसके अलावा आप देखेंगे कि चक्की और सिलवट्टे के द्वारा अनाज पीसने का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। फिर है कोल्डी हवा। जैसा कि कोल्डी हवा के विषय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ये बेलन नदी घाटी जो इलाहाबाद के पास में है, उत्तर प्रदेश का ये स्थल है। यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है। चूँकि पहले ये माना जाता था कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कोल्डी हवा से मिला है, लेकिन अब ये स्थिति बदल गई। अब कहाँ है? लहुरादेव से मिला माना जाता है। और यहाँ पर चावल की जो किस्म मिली है उसका नाम है ओराइजा सताइवा, है ना, इसका साक्ष्य मिला है। फिर आप देखेंगे धान की जली हुई बालियाँ मिली हैं और वृत्ताकार झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि चक्की का साक्ष्य मिला, यानी कि अनाज को पीसने के लिए यहाँ पर चक्की का उपयोग हो रहा था। फिर आप देखेंगे महगढ़ा, ये विंध्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश का एक स्थल है। यहाँ पर क्या मिला है? वृत्ताकार झोपड़ियाँ मिली हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर गौशाला का साक्ष्य मिला है। ठीक है, एक आयताकार जो है बाड़ा है जहाँ पर क्या जानवरों को बांधा जाता था। ठीक है, तो ये महगढ़ा से मिला है। फिर आप देखेंगे चौपानी माडो। चौपानी माडो से क्या मिले हैं? विश्व के प्राचीनतम मृदभांड का साक्ष्य मिला है। जैसा कि मैंने आपको मध्यपाषाण का जो जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अनगढ़ किस्म के मृदभांड जो है चौपानी माडो से मिले हैं। चूँकि अनगढ़ किस्म के मृदभांड इसलिए कहा जाता है चूँकि वो हाथ से बनाए जा रहे थे। समझ रहे हैं? तो विश्व के प्राचीनतम मृदभांड का साक्ष्य चौपानी माडो से मिलता है। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर कि साझा चूल्हे का साक्ष्य मिलता है। इसका मतलब यह है कि जो एक परिवार के या फिर एक समुदाय के बहुत सारे लोगों का खाना एक जगह पर बनता था। तो ये आप समझ गए होंगे चौपानी माडो को जो चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। फिर आप देखेंगे चिरांद। एक क्वेश्चन आता है चिरांद वाला, ध्यान रखना है कि यहाँ पर विशेषता क्या है कि हिरण के सींग से निर्मित उपकरण यहाँ पर मिले हैं, उसका साक्ष्य मिला है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि धान की भूसी का साक्ष्य मिला है और कुबलदार बैल की मृण मूर्तियां यहाँ पर मिली हैं। एक कुबलदार बैल की मृण मूर्तियां, मृण का मतलब होता है मिट्टी और मूर्तियां मतलब मूर्तियां, यानी कि मिट्टी की मूर्ति मिली है। किसकी? कुबलदार बैल की। ठीक है, चिरांद जो स्थल है बिहार में है और एक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए पूछता है कि यहाँ पर हिरण के सींग से निर्मित उपकरण मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे बिहार में कुछ और भी स्थल हैं, जैसे है ताराडी है, शेनुआर है ना, इस तरीके के स्थल भी यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चिरांद है।
फिर आप देखेंगे दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में स्थिति थोड़ी अलग है नवपाषाण काल को लेकर। अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ समय अवधि है वो 2900 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य है दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की समय अवधि। और अगर देखें ये जो समय अवधि है ये कहीं ना कहीं जो है हड़प्पा जो सभ्यता के समकालीन हमें नज़र आती है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पशुपालन की प्रधानता है। अगर देखेंगे आप उत्तर भारत या मध्य गंगा घाटी के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कृषि की प्रधानता है, लेकिन साथ ही साथ पशुपालन भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कृषि जो है उसकी भूमिका जो है नगण्य है, लेकिन पशुपालन की जो है भूमिका ज़्यादा है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पशुपालन की प्रधानता रहती है और कृषि की भूमिका जो है सेकेंडरी कहेंगे। और यहाँ पर जो सबसे पहले जो उगाई गई फसल है वो कौन सी है, रागी है। और अगर विश्व में कहेंगे कि प्रथम उगाई गई फसल कौन सी है तो वो विश्व के संदर्भ में कहेंगे तो जौ है, ठीक है। और दक्षिण भारत के संदर्भ में कहेंगे कि प्रथम उगाई गई फसल कौन सी है तो रागी है, जिसको मिलेट भी कहते हैं। देखेंगे कि पशुपालन की प्रधानता को लेकर जो बात है वो ऐसा अनुमान लगाया जाता है, विद्वानों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो राख के टीले मिले हैं जिसको एस माउंट्स बोलते हैं, तो उसके आधार पर ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर कृषि की भूमिका उतनी नहीं थी, बल्कि क्या थे, पशुपालन की भूमिका ज़्यादा थी। यानी कि यहाँ के जो लोग हैं पशुपालन पर अपना जीवन उनका जो है निर्भर रह रहा था, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि राख के टीले का सर्वप्रथम उत्खनन जो है टीजे न्यूबोल्ड नामक विद्वान ने कूपगल नामक एक स्थल है कर्नाटक में, उसके उत्खनन करवाया था और यहाँ से सबसे पहले राख के टीले का इसको साक्ष्य प्राप्त हुआ, ठीक है, टीजे न्यूबोल्ड। फिर देखेंगे राख के टीले। राख के टीले हैं क्या, पहले ये समझ लेते हैं राख के टीले हैं क्या। दरअसल में होता ये था कि दक्षिण भारत में कि एक पशुबाड़ा होता था और पशुबाड़े में पशु रखे जाते थे और साथ ही साथ क्या था, उसमें जो गोबर होता था पशुओं का वो एक जगह पर इकट्ठा किया जाता था और उसको बाद में क्या किया जाता था, जो बाड़े सहित उसमें है आग लगा दी जाती थी, ताकि क्या होता था, बड़े बड़े जो है उसमें राख के टीले बन गए। ऐसा भी माना जाता है, विद्वान ऐसे बताते हैं कि इस तरीके का जो है इसको एक कहें कि एक अनुष्ठान के रूप में दक्षिण भारत के लोग इसको इस तरीके की प्रक्रिया अपनाते थे, ताकि जो है पशुओं की जो है सुरक्षा हो सके और उनका जो प्रजनन दर है जो है बढ़े, इस तरीके का जो है वो विश्वास करते थे, ठीक है। तो राख के टीले आप समझ गए होंगे कि क्या होते थे राख के टीले, मैंने बता दिया था एस माउंट कहते हैं। तो राख के टीले मिले कहाँ कहाँ पर, ये ध्यान रखना है। तो कर्नाटक में कुछ स्थल हैं, जैसे कुपगल है जहाँ से सबसे पहले मिला है ना, फिर है पिकलीहल है, फिर है बुदिहाल है, फिर है कोडेकल है। ये कर्नाटक के स्थल हैं जहाँ से राख के टीले मिले हैं। उसके बाद देखेंगे उतनूर है, पलवाय है, ये आंध्र प्रदेश के 2 स्थल हैं जहाँ से राख के टीले मिले हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ अन्य स्थल जो दक्षिण भारत से संबंधित नवपाषाणकालीन जो स्थल हैं उसके विषय में भी कुछ चर्चा करते हैं। जैसे स्थायी बस्तियों का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिलता है दक्षिण भारत में, वो सबसे पहले मिलता है संगनकल्लू है ना, और बेलारी क्षेत्र में है ना, ये दोनों ही स्थल कर्नाटक में हैं। फिर आप देखेंगे कि संगनकल्लू और नागार्जुनीकोंडा, संगनकल्लू जैसा कि आप जान रहे हैं कर्नाटक में है और नागार्जुनीकोंडा जो है आंध्र प्रदेश में है। ये दक्षिण भारत में सर्वप्रथम नवपाषाणिक स्थल जो है यही 2 स्थल मिले थे। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम जो नवपाषाणिक स्थल मिले हैं वो मिला है, पहला संगनकल्लू मिला है और दूसरा नागार्जुनीकोंडा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। मैं समझता हूँ यदि आप इस तरीके से नवपाषाण काल का अध्ययन करेंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आपके जो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इस तरीके से ही हमें अध्ययन करना है, इसके परिवर्तन को समझना है ना, और जो भी इसकी विशेषताएं हैं उसको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप इसके अगर नोट्स भी बनाते रहें तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है एम विद देवेंद्र सर, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।